बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं इस वक्त सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेरी गुड मॉर्निंग। मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है और हम आपके साथ मौजूद हैं। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। शाहजेब और मैं यही सोच रहे थे कि हम रोज़ कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए एक अच्छे प्रोग्राम का आगाज़ करें, दिलचस्प खबरें हों, बहुत सारी दुनिया की जो है अपडेट्स आपके साथ शेयर करें, लेकिन उसके साथ साथ मुल्क की सियासी मैदान में क्या हो रहा है और सियासी खबरें क्या कहती हैं, जो कि दिलचस्प भी बहुत हैं, आपको आगाह करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। शुभनामा में सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में खूब लफ्जी गोलाबारी हुई जो हमने देखी, और इसमें हम देख रहे थे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर तनकीद के निश्तर बरसाए और बहुत सारी बातें की। जिस तरीके से वो कह रहे थे कि हर सदी में एक बहरान आता है, इस सदी का बहरान इमरान खान है, यहाँ तक कि तब्दीली के नाम पर तबाही की सूरत में पहली बार ग्रोथ मनफी गई है। इस तरह के बयानात बहुत सारे दिए गए और तनकीद की गई वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान। जब ये बोला गया तो उस वक्त उनके जो ऑपोजिशन थी उन्होंने फुल जोर से डेस्क बजाए इस बात पर, तो वो ऑब्वियसली एक तनकीद का निशाना जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त हो रहे हैं। और उनका ये था कि नए पाकिस्तान का मतलब महंगाई है, नए पाकिस्तान का मतलब बेरोजगारी और गुर्बत है। सो ये तब्दीली नहीं है, ये तबाही है, ये नया पाकिस्तान जो है। इस वजह से उनका जो है वो माशी तरक्की का जो है वो इस पर भी बहरान रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये रहा बयान कल के असम्बली में। और इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ फैमिली के जो इस वक्त हम देख रहे हैं मामलात हैं, कुछ वक्त उनका शायद अच्छा नहीं चल रहा है। क्या वजूहत है? गर्दिश में भाई बिल्कुल रोजाना की बुनियाद पर कुछ नई खबरें आ रही हैं शहबाज शरीफ की के हवाले से। आपको बताएं कि 2 रोज कबल वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ की वतन वापसी न होने पर शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया, जबकि गुज़श्ता रोज हमने देखा कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद को इश्तिहारी करार देकर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तो शहबाज शरीफ के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर जो खबरें आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं आ रही हैं। अच्छी नहीं आ रही है। रोज़ कोई ना कोई शाहजेब ऐसी खबर होती है जो है हैरान कर देती है। लेकिन मेरे ख्याल है ना सिर्फ लीडर्स पे बल्कि उनकी फैमिलीज पर भी अब जो है ये जो असर आ रहा है तमाम मुश्किलात का, और जो है ना इस वक्त डिफ़िकल्टीज़ के जो इस वक्त बादल मंडला रहे हैं उनकी ज़िंदगी पर। और भी खबरें इंशाल्लाह होंगी, लेकिन अब अफगानिस्तान से हवाले से कि 2.25 करोड़ अफराद को रिलीफ फंड पहुँचाने और 57 लाख बेघरों की मदद अक़वाम मुत्तहिदा ने जनाब एक NGO के तहत जो है वो प्लान की है। शाहजेब, बिल्कुल ऐसा ही है। अफगानिस्तान के हवाले से 2.25 करोड़ अफराद को रिलीफ पहुंचाने और 57 लाख बेघर की मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने एक NGO के साथ मिलकर जो है वो एक मंसूबे का ऐलान किया बाकायदा तौर पर। और इस मंसूबे के ऐलान के बाद ये कहा जा रहा है कि 2022 में $5 अरब की फंडिंग दरकार होगी। वाह, यानी कि अमेरिका की जानिब से असासे जो मुंजमद किए जाएंगे बाद अफगानिस्तान के लोगों को जो बेहतरीन जो है इस वक्त सिचुएशन या फैसिलिटेट किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त तो बदतरीन बहरान का जो है वो शिकार सिचुएशन काफ़ी ऐसे कि 9 लाख से ज़ायद लोग बेघर हैं, लाखों बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं, हज़ारों बच्चों की जानें जो है वो ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से ख़तरे से दो चार हैं। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा बहरान है जिसकी वजह से मेरे ख्याल है पूरी दुनिया में इस वक्त जो है इस पर आवाज़ भी उठाई जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी जैसे कहा जा रहा है कि वहाँ पर इंसानी बहरान के जो खदशा है वो भी जाहिर किया जा रहा है और शदीद भूख का भी सामना है वहाँ पर, तमाम बच्चों को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है, बच्चे स्कूल जाने से लाखों की तादाद में महरूम हो गए। तो ये तमाम मसाइल हैं जिन्हें दूर करना बहुत ज़रूरी है और इन मंसूबों की हिमायत करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि उनके जितने मसाइल हैं अफगानिस्तान में वो हल हो सके। शाहजेब, चीन में ज़लज़ले के बाद जिसको हमने कभी सुना नहीं था, हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, लेकिन दीवारें चीन में क्रैक आ गया। ये एक बहुत मतलब जबरदस्त क्रैक में एक हिस्सा उसका गिर गया। ये बताया जा रहा है कि शदीद ज़लज़ले से दीवारें चीन का एक हिस्सा गिर गया। चीन के शंघाई सूबे में 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला आया। उसके बाद देखा गया कि जो दीवारें चीन का एक हिस्सा था वो गिर पड़ा, लेकिन अभी इसकी तहकीक की जा रही है और जो महकमा सारे कदीमा है वो तहकीक करने के बाद देखेंगे कि इसका किस तरीके से इसकी मुरम्मत करनी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अब इसकी मुरम्मत इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ऑब्वियसली ये कैसे गिर सकती है, ये भी एक रिसर्च हो रही है जैसे कि आपने कहा, लेकिन इसकी मुरम्मत पर काम जो है मैंने सुना है कि शुरू हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। के चलो भाई ये कम से कम दीवारें चीन को तो आप ऐसा
ऐसा रखें क्योंकि चांद से भी नजर आती है ना दीवारें चीन। तो ऑफ कोर्स भारत की लेजेंडरी सिंगर, पूरी दुनिया में जिनके बेहद फैंस हैं, लता मंगेशकर, इस वक्त निमोनिया के बाद उनको जो है वो साथ साथ उनकी तबीयत और खराब होगी शायद, शी इज इन आईसीयू सैडली। कोरोना का शिकार भी वो हुई हैं और आईसीयू उनको मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन जो उनकी भांजी है रचना शाह, उनकी जानब से ये बताया जा रहा है मीडिया को कि अब उनकी जो तबीयत है वो कदरे बेहतर है, लेकिन अभी भी क्योंकि ज़ायदुल उम्री की वजह से उनको अभी अस्पताल में आईसीयू में ही रखना पड़ेगा, ताकि जब तक वो मुकम्मल रिकवर नहीं हो जाती उस वक्त तक उनको डिस्चार्ज नहीं किया जाए। उनके फैंस पूरी दुनिया में हैं और सब लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। जब उनको ये खबर मिली तो सब लोगों ने उनके लिए दुआ की, एंड आई एम श्योर शी विल बी फाइन इन नो टाइम। प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़ी कामयाबी और एक नई तारीख रकम हुई है मेडिकल साइंस में। एक खबर ऐसी जो आप सबकी नजर से लाजमी गुजरी होगी, लेकिन उसकी तफसील क्या है, आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये कारनामा सरअंजाम कैसे दिया गया। पहली बार इंसान को जानवर का दिल लगा दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि अमेरिका में पाकिस्तान के डॉक्टर मंसूर मोयुद्दीन ने मेडिकल साइंस की दुनिया में ये शानदार कारनामा सरअंजाम दिया है। मरीज में कामयाबी से खंजीर का दिल लगाया गया है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है मेडिकल साइंस में। तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था शाज़ेब ये खबर देखकर और सुनकर कि ये हुआ क्या है, लेकिन इसके बाद जब पढ़ा तो पता चला कि 57 ईयर्स ओल्ड डेविड बेनेट दुनिया के पहले इंसान बन गए जिनके बेसिकली अंदर जो है एक खंजीर का दिल है। सो ये ऑब्वियसली ये एक अपने आप में उनको भी लगता होगा कि ये मैं कैसे जिंदा हूँ, मैं कैसे ये सर्जरी हो गई। सुनने वालों को लगता होगा ये कैसे पॉसिबल है। दिस इट्स अ साइंटिफिक मिरेकल जो हुआ है। ऑब्वियसली ये कारनामा अंजाम देने वाले डॉक्टर मंसूर मोयुद्दीन का ताल्लुक कराची से है और जिन्होंने बेसिकली डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज से ग्रेजुएट किया। सो अनदर कराचीआइट, वही वाली बात है, एक और पाकिस्तान के हिस्से में एक और रिकॉर्ड आया पूरी दुनिया के लिए। और इंटरनेशनल डॉक्टर्स जो हैं वो कितने जो हैं वो, तो इनसे हम बात भी कर लेते हैं। लोग सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद है डॉक्टर मंसूर मोयुद्दीन। सर बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहेंगे और मुबारकबाद भी पेश करेंगे। बहुत बड़ा वाकई यकीनी तौर पर मेडिकल हिस्ट्री में बहुत बड़ा कारनामा है। सर अब ये हम कह सकते हैं कि अब किसी इंसान के दिल को तब्दील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये कामयाबी से ऑपरेशन हो गया है तो? जी, हमारा इरादा तो यही है कि जैसा कि मैं आपको एक फिगर दूं कि इस वक्त सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में 150,000 लोग ऐसे हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको कोई ऑर्गन मिले और उनमें से ज़्यादातर ऐसे होंगे जो इंतज़ार करते करते इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। हमारा मकसद ये है कि वो लोग जिनको इंसान का दिल या और डिफरेंट ऑर्गन्स मैसर नहीं हैं, हम उनको ये सहूलत फराहम कर सकें कि उनको ये एनिमल का ऑर्गन लगाया जा सके और जो है वो उनकी जान बचाई जा सके। ये ऑर्गन जो हैं अगर जब ये तरीक़ा जो है रूटीन बन जाएगा तो इतने ऑर्गन्स हमारे पास होंगे कि हर उस इंसान को जिसको इसकी ज़रूरत है ये ऑर्गन सर होगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहूँगी आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी टॉकिंग टू यू और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा इस वक्त फ़ख्र भी महसूस कर रहे हैं और नर्वस भी एट द सेम टाइम। लेकिन सर एक सवाल आ रहा है कि जिस इंसान को डेविड को ये जिनके दिल में ये सीने में दिल लगाया गया, उनकी सेहत के बारे में बताइएगा, उनकी कैसी सिचुएशन है, सर्जरी के बाद उनको कोई चेंजेस फील हुई अपने अंदर, तो वो ज़रा हमें साइंटिफिकली बताइएगा, एक आम इंसान का सवाल। देखें, जो ये दिल जिस शख्स में लगाया गया है वो पहले ही बहुत ही बुरी हालत में था उसकी और उसको जो इंसानी दिल है वो उसके लिए अवेलेबल नहीं था। वो तकरीबन 2 महीने से सर पर था और उसका हार्ट भी जो था वो इस काबिल नहीं था कि उसकी लाइफ को सपोर्ट कर सके। तो उसको हमने एक मशीन के जरिए जिंदा रखा हुआ था जो उसका हार्ट का काम करती है। तो इस दौरान तकरीबन 2 महीने में वो खासा कमज़ोर हो गया, उसके जो मसल्स हैं वो वीक हो गए, बाकी जिस्म के भी आज़ा वीक हुए थे। तो अब जब हमने इस वीक आदमी में एक नया दिल लगाया है जो कि बिल्कुल सही है, तो बाकी उसके आज़ा को अभी वक्त लगेगा इस हार्ट को एडजस्ट करने में और उस वक्त के बाद फिर वो बाकी उसके आज़ा
इस हार्ट के साथ काम करना शुरू करेंगे। तो अभी ये कहना बहुत अर्ली है कि भाई कि हर चीज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट है। ये एक स्लो प्रोसेस होगा, लेकिन अब तक की जो प्रोग्रेस है उसमें हम बहुत खुश हैं कि जो चीज़ देख रहे हैं, जो एक नॉर्मल ट्रांसप्लांट के प्रोसेस में होता है, ये प्रोसेस उसी तरीके से चल रहा है। चूंकि ये पेशेंट बहुत वीक था तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल जैसा हम तवक्को कर रहे थे वैसी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़ाहिरी बात है, यकीनी तौर पर ये एक रात का प्रोसेस नहीं है। इसमें आपने कई तजर्बे किए होंगे, एक अरसा लगा होगा इस कामयाबी को हासिल करने के लिए। तो बताएंगे आप, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करेंगे कितने तजर्बे से पहले किए गए जो आखिर में जाकर ये कामयाब ऑपरेशन पॉसिबल हो सका? मैं इस फील्ड में तकरीबन 30 साल से ये काम कर रहा हूँ और हज़ारों तजुर्बात का ये नतीजा है, ना सिर्फ मेरे बल्कि और भी बहुत सारे लोगों की काविशें इसमें शामिल हैं जो कि जिन्होंने इसके बारे में तजुर्बे किए और उसके बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया कि भाई कि इस पिग में क्या चीज़ हमको निकालनी है, कौन सी जीन्स और कौन सी जीन्स शामिल करनी है। हमने 4 जीन्स उसमें से निकाली और 6 जीन्स इंसानी जीन्स उसके अंदर शामिल की, तब जाके हमें ये पिक मिला है। और उसके बाद अरसे की एक्सपेरिमेंट्स के जिसमें हमने यही पिक का इस्तेमाल किया और उसका दिल जो है बैबून में लगाया, और उस बेसिस पे हमें यहाँ की जो रेगुलेटरी एजेंसी है FDA, उसने हमें हमारा डेटा देखा जो पिछली एक्सपेरिमेंट्स का। उसने कहा कि ठीक है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कि आपको हम इस आदमी में ये तजुर्बा करने की इजाज़त देंगे। डॉक्टर साहब, साथ साथ आपने कहा कि ऑब्वियसली डिटेल्स आप शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये भी हमें ज़रूर बताइएगा कि इससे पहले कभी किसी और जानवर के दिल पर ये इस तरह का कोई तजर्बा हुआ और उसकी क्या रिजल्ट रहे थे, उसके क्या नताइज सामने आए थे? जी डॉक्टर साहब। जी हाँ, सिर्फ बंदर का दिल लगाया गया है पहले कुछ सालों पहले, और उसके नताइज बहुत बुरे थे। वो कुछ ज़्यादा अरसा जिंदा नहीं रहा, लेकिन उसमें कई वजूहात थी। उसमें उस वक्त जो है जो इम्यूनोसप्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं, जो दवाएं, वो मैसर नहीं थी उस ज़माने में। और उसके अलावा जो उस वक्त जिन सर्जन्स ने लगाया, वो उस वक्त उन्होंने कोई पहले रिसर्च इतनी ज़्यादा नहीं की थी इसके बारे में कि भाई कि क्या ये दिल किसी और जानवर में भी कामयाब रह सकता है, नहीं। वो उन्होंने डायरेक्ट बंदर से निकाल कर एक इंसान में लगाने की कोशिश की थी, और वो बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए थे। और डॉक्टर साहब, मैं अब इस तरफ आना चाहूँगा कि बतौर पाकिस्तानी ये वाकई आपके लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। तो इस कामयाबी के बाद आपके क्या एहसासात थे? मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है कि ये सोच के कि भाई कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डाउ मेडिकल कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और यहाँ के लोग भी उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने एक आदमी जो कि इस कंट्री से आया, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, और यहाँ के उसने ये काम किया है। बेशक मेरे अतराफ जो मदद है वो और मैं उसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकता कि जो मदद मुझे यहाँ मिली है वो भी बहुत ज़्यादा है, और शायद मैं उसके बगैर भी ये काम नहीं कर सकता था। लेकिन इस पे फ़ख्र है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और डाउ मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब, बहुत आप अच्छी बात कर रहे हैं। ये प्लीज़ बंद कर दीजिए। इस सर्जरी के बाद डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में मौजूद आपके जितने भी डॉक्टर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, जिस तरह आपने कहा कि मुझे फ़ख्र है और मैं पाकिस्तान को और डॉ को, और यहाँ पर भी आपको वहाँ पे भी बहुत हेल्प मिली, लेकिन जो पाकिस्तान में आपके कलीग्स हैं, आपके डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने आपके साथ पढ़ा या आपको जानते हैं, उनसे कोई बात हुई या उनके लिए कोई पैगाम? जी हाँ, मेरे तो बिल्कुल उस वक्त से आज तक जो है मुस्तकिल हर तरफ से जो है पैगामात ही आ रहे हैं तहनीत के कि भाई
ये एक बेहतरीन इक़दाम है। मैंने अब तक शायद 1 या 2 होंगे जिसमें उन्होंने कुछ क्रिटिसाइज़ किया है, वरना तो मेरे पास इस वक्त तक 100 हज़ारों नहीं तो 100 में कॉल्स और टेक्स्ट और व्हाट्सएप आ चुके हैं जिसमें उन्होंने इस काम को बहुत सराहा है। ठीक है सर। डॉक्टर मंसूर मोहिउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और सर यकीनी तौर पर मेडिकल हिस्ट्री में बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ा कारनामा है। हम आपको इस पर मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने शो में आज हमें ज्वाइन किया। बिल्कुल, हमें ज्वाइन किया और आपने साथ साथ पाकिस्तान का, अपने कॉलेज का और तमाम लोगों के लिए जो नई उम्मीद आपने ऑब्वियसली जगाई है, लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद होगी, जिसके आपने बताया कि वो डेविड नामी जो पेशेंट था वो शदीद वीक था, कमज़ोर था, उसकी हालत ठीक नहीं थी और वो वेंटिलेटर पे या मशीन के जरिए जिंदा था। आपने उन तमाम लोगों के लिए एक नई उम्मीद जगा दी और हम आपके लिए बेहद दुआ गो हैं। और साथ साथ यहाँ पे चलते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में, छोटा सा वक्फा लेते हैं। शाहजेब और माया विल बी राइट बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। प्लीज डू स्टे विद अस। आगे चलते हैं और एक और बहुत वायरल खबर है, बहुत चल रही है और जिस पर बहुत बहस भी हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस तरह के बयानात क्या मुल्क की इंटेग्रिटी पर सवाल है और इस तरह के बयानात क्या देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। हरीम शाह साहिबा की एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई और हमने अक्सर देखा है कि मुतनाज़ा बयानात की वजह से या कुछ दावों की वजह से या उनकी कुछ वीडियोज़ की वजह से हमेशा से कुछ इस तरह की जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें वो सामने आती रही हैं। हाँ, लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये अटेंशन सीकिंग एक्ट है। लोगों का जब आप तवज्जो हासिल करना चाहते हैं तो कोई ना कोई आप ऐसी बात करते हैं जो लोग जो हैं जिसको देखें भी और हैरान भी हों या शौक भी हों या जो भी बेसिकली अटेंशन जो है वो आपकी ग्रैब करे। तो इस तरीके से हरीम शाह की मुतनाज़ा वीडियो से एक बार फिर वो खबरों में मौजूद हैं। लेकिन इसके हवाले से शाह से बात करना वाकई ज़रूरी है कि ये जो वीडियो वायरल हुई है, इतनी रकम कैसे निकल गई सरजमीन पाकिस्तान से। बिल्कुल, और खैर इसमें कितनी सदाकत है इस वीडियो में ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा है वीडियो अपलोड करके कि करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करने वाले FIA को खुला चैलेंज वो कर रही हैं, ये करती नजर आ रही हैं। हाँ। और साथ कह रही हैं कि मुझे हुकूमत नहीं पकड़ सकती। यही मैं सवाल करना चाहती थी शाहजेब आपसे कि क्या ये FIA को खुला चैलेंज नहीं है? बिल्कुल चैलेंज है। और ये भी कह रही है कि ना मुझे स्मगलिंग से रोका जा सकता है ना ही मुझे हुकूमती तो कोई रोक नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आई कि कैसे कोई नहीं रोक सकता, मतलब क्यों नहीं चेक होता। मैं एक आम इंसान हूँ, मैं जब आ रही होती हूँ लाइन में खड़ी होती हूँ तो हम जाते हैं जी आप रेड से जाएं, आप ग्रीन से जाएं, चलो ठीक है जाते हैं, जो भी है खुला, कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमें भी, हम इतने पुराने हो चुके हैं, हमें भी लोग कहते हैं भाई आप कहाँ से आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल शाहजेब इस पर बात होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी 92 न्यूज़ आरिफ महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब, जिस तरीके से हमने हरीम शाह साहिबा की वीडियो देखी है, इनके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है और कितनी रकम वाकई ले जाई जा सकती है, साथ रखी जा सकती है? देखें, कानूनी तौर पर जो मामला है उसको पहले देखने की जरूरत है। जो भी लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं उनके लिए जो लिमिट है वो $10,000 या उसके मसावी कोई भी करेंसी जो है वो पाकिस्तान से बाहर ले जाई जा सकती है और ये पहले से होता है और इस सबको हम देखते आए हैं। Absolutely. लेकिन चूंकि जिक्र हो रहा है हरीम शाह का, तो हरीम शाह को चूंकि बड़े ऐवानों के दरवाजे, बड़े दफातर के दरवाजे पाँव से खोलने की आदत है, तो इसलिए वो उसी चीज का फायदा माजी में भी उठाती रही हैं और अब भी उठाते रहे हैं। और जो अब ये वीडियो थी कल हमने ब्रेक भी की थी और इसके अंदर भी वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि ना सिर्फ ये कि उन्होंने रियासत के रेट को चैलेंज किया, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे कोई ना रोक सकता है ना रोकेगा और मैं पहली बार ये अमाउंट लेके आ रही हूँ और पाकिस्तानी पैसे और पासपोर्ट की कोई वक़्त नहीं है। ऐसा ही है। अगर वो तमाम बातें जिसका उन्होंने बाद में डिनाइल किया और एक वीडियो जारी की और वो हम तक भी पहुंची और उनका कहना था कि ये सब मैंने मजाक में किया था, तो क्या पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी पैसे की वक़्त के बारे में जो उनकी बातचीत थी क्या वो भी मजाक में? एग्जैक्टली यही सवाल आ रहा है भाई कि अगर आपकी बात काट रही हूँ माजरत,
लेकिन आप चलिए बात कंटिन्यू कीजिएगा, इस बात को जोड़ दीजिएगा सवाल को कि चले रकम की बात अगर बरतरफ कर भी दी जाए तो क्या ये जो जिस तरीके से अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया आपकी वाली बात पर, किस तरह अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया, जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कोई नहीं रोक सकता, तो क्या ये चीज इनके लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर सकती है आगे के लिए? देखिए माया, उनके खिलाफ FIA ने बाकायदा एक इंक्वायरी शुरू कर दी है और वो इंक्वायरी न सिर्फ ये कि मनी लॉन्ड्रिंग के मुतालिक है बल्कि वो फॉरेन एक्सचेंज कानून की खिलाफ वर्जी के हवाले से। अरे भाई बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप इस वक्त। देखिए हरीम शाह को लोग हरीम शाह के हवाले से जानते हैं ना, लेकिन उनका असल नाम फिजा हुसैन है और कल हमने उनके दस्तावेजात और उनके सफरी मामला जो है वो तमाम चलाए थे। उनकी इमिग्रेशन की तस्वीर एयर की थी, हमने बताया था कि वो किस वीजे पे यहाँ से जो है वो UK के लिए गई हैं। लेकिन बात फिर वही है कि अब जो इंक्वायरी हो रही है उसमें इनका जवाब देना यकीनी तौर पर मुश्किल होगा। गो के अब लंदन के बहुत से बिजनेसमैन और ताजर सामने आए हैं और उनका कहना है कि ये रकम उनकी है। रकम के दावेदार हरीम शाह के लिए तो मिल गए हैं क्योंकि FIA ने न सिर्फ यहाँ पे इंक्वायरी शुरू की है बल्कि आज नेशनल क्राइम एजेंसी को भी इस हवाले से खत लिखा जा रहा है जिसमें उनसे कहा जाएगा कि जनाब आप भी इस मामले की तहकीकात वहाँ पर करें क्योंकि हरीम शाह इस वक्त जो है वो बरतानिया में है। अच्छा, और इसके साथ ये भी बता दें आखिर में कि क्या एक्शन लिया जा सकता है इन तहकीकात के बाद, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या एक्शन हो सकता है हरीम शाह के खिलाफ? देखिए कानूनी तौर पर ये काबिल दस्तअंदाजी है जिसे हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं और कॉग्निजेबल ऑफेंस बाकायदा फौजदारी मुकदमे के तौर पर के जानिब जाता है। ये FIA की तहकीकात में जब ये मामला सामने आ जाएंगे और तहकीकात किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगी तो उसका अंजाम हरीम शाह के खिलाफ एक मजबूत मुकदमे की सूरत में हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच नुमाइंदा खुसूसी 92 न्यूज़ ऐसा हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आरिफ महमूद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और हरीम शाह मुतनाज़ा वीडियो से एक बार फिर जो खबरों में वो आ गई हैं उसके हवाले से उन्होंने हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट शेयर की और इंशाल्लाह फिर आपको फिर तकलीफ देंगे, आपसे टाइम लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। शाहजेब, साथ साथ अगर ये राइज हो रहा है कि पाकिस्तान की इमेज को जो है वो या FIA को खुला चैलेंज दिया जा रहा है या हमारे मुल्क का इमेज भी खराब हो रहा है, अगर साथ साथ अगर हम और चीजें देखें इस वक्त जो हमें सामना है वो बहुत बड़ा कोविड का है। पाकिस्तान में पूरी कंट्री में वी आर फेसिंग दिस चैलेंज जिसमें कोविड बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस बार सबसे ज्यादा जो निशाना बना है वो शहर कराची बना। बिल्कुल, जिस तरह से 5वीं लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और शरह में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। कराची की बात करें, अगर सिंध की बात करें तो खासतौर पर कराची में जैसे कि मैं जिक्र कर रही है, शहर कायद में केसेस बहुत ज्यादा, मुस्बत केसेस की शरह बहुत ज्यादा आ रही है और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है इससे बचने का कि आप तमाम लोग जो अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करा सके हैं वो जरूर कराएं। अभी भी सेंटर्स खुले हैं और आप वहां जा सकते हैं, बासानी ये वैक्सीन करवा सकते हैं। इसके साथ मास्क का इस्तेमाल, एहतियात करना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों को आपने नहीं भूलना। और जो सबसे संगीन मसला है 20% से 95% तक बढ़ गया शाहजेब, ये तो बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल, मैं इस तरफ आ रहा था कि ये जिस तरीके से आप बता रही हैं 95% से भी अब ये जायद हो चुकी है तो ओमिक्रॉन फैलता जा रहा है। लेकिन सबसे संगीन मसला ये कि शहरियों की लापरवाही जो बाजारों में देखी जा रही है, बगैर मास्क के बासानी सब लोग घूम रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है ना ही। और मुझे लगता है शायद कुछ लोग जो है वो तंग आकर भी कहते हैं कि भाई अब हम तंग आ गए, और कुछ लोग कहते हैं कि हमें एहतियात नहीं करनी, जो है ना जो होना होगा हो जाएगा। कल भी हमारे अजीजों में पता चला कि कुछ लोगों को कोविड हुआ है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फर्स्ट टाइम हुआ है, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं। फर्स्ट टाइम भी क्यों हुआ, कोई ना कोई बदएहतियाती हुई ना। बेसिकली हमारी एक लम्हे की लापरवाही जो है वो हमें 14 दिन तक क्वारंटीन कर देती है। बस मैं इससे ज्यादा और क्या बोल सकती हूँ। लेकिन आई एम श्योर अभी क्या जो आप बता रहे हैं उस हवाले से कि क्या सिचुएशन हो रही, लोगों ने बदएहतियाती शुरू कर दी है। शाहजेब, तो मतलब अभी मतलब व्हाट्स नेक्स्ट नाउ, अब हम क्या देखते हैं भाई? बिल्कुल, अब हालात अगर कशीदा हो गए आगे जाकर तो फिर हमें अल्लाह ना करे कुछ ऐसे जो सख्त इकदाम हैं वो उठाने पड़े गवर्नमेंट को। तो इसीलिए बेहतर यही कि हम लोग एहतियात करें और एहतियात के साथ कराची वालों की क्या राय है, वो क्या कहते हैं और क्या वो वाकई मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं, ये जानते हैं हम लोग। सिंध भर में कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। 7,000 से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार होकर जाँ बहक हो चुके हैं। 1600 से 1800 केसेस रोजाना नए रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि 4,90,000 से ज्यादा जो है कोरोना के केसेस कंफर्म हो चुके हैं, जिसके बावजूद भी अवाम SOPs का खास ख्याल ही नहीं रख रही। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन के सबसे बड़े कराची एक्सपो सेंटर में भी अब अफराद कोरोना की वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे। आइए जानते हैं मुख्तलिफ मार्केटों में कि लोग SOPs पर अमल क्यों नहीं कर रहे। SOPs पर तकरीबन अमल नहीं हो रहा, तकरीबन लोग बगैर मास्क ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई मास्क वास्क पहनते ही नहीं। SOPs पे अमल हो ही नहीं रहा यहाँ पर। मास्क सर अभी
गिर गया, बाइक चला रहे थे सर, मास्क पहन के रखते हैं हम सर। कपड़े का मास्क है, हाँ वो हम लेके जेब में रखते थे। मास्क कैसे पहने? अब 500 रुपये दिहाड़ी में से मास्क पहने के अपने बच्चों को देवे। मास्क पहनना तो अच्छी बात, लेकिन ये जो भाई बोल रहे थे, बंदा कहाँ से पैसे लाया यार? हर बंदे के पास तो नहीं होगा। इन लोगों ने तो कारोबार खोल लिया ना मास्क के बारे में। अब शाहजेब कोई कह रहा है कि हम अभी बाइक पे थे, कोई गिर गया, कोई कह रहा है बहाने तैयार होते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं सीरियसली? हम लोग इस वक्त भी अगर आप लोग देख रहे हैं हमें ऑन एयर, तो हम एक डिस्टेंस पर हैं दोनों, ठीक है? हमारे बीच में फासला है जो हमें रखना चाहिए, कि हमें लाइव भी करना है। हम लोग मास्क का इस्तेमाल करना हमने ईमानदारी से स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। हमें मास्क का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने बचाव के लिए, आपके आसपास जो लोग हैं, आपके प्यारे हैं, उनको बचाने के लिए, तो इसमें आपका अपना ही फायदा है। बेहतर है कि मास्क का इस्तेमाल आप लाजमी करें। और जिस तरीके से हम हाँ, मैं सवाल करना चाहती थी कि आपका अभी जाना हुआ और ऐसी जगह पर जहाँ पे 12 साल से 18 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन, बिल्कुल अब बच्चों की वैक्सीन का आगाज हो गया है। बाकायदा तौर पर खुसूसी मुहिम भी चलाई जा रही है महकमा सेहत सिंध की जानिब से। इसमें स्कूल जाकर बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, और जो बच्चे स्कूल में नहीं लगा पा रहे वो खुद अपने वालिदैन के साथ सेंटर्स में जा सकते हैं, अपना बे फॉर्म लेकर, बी फॉर्म जो होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वो दिखाकर, या वालिदैन के ID कार्ड के ऊपर वो अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो इसका बाकायदा आगाज इस वक्त हो चुका है, और फाइजर वैक्सीन बच्चों को लगाई जा रही है। तो इसका क्या हालात हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स में? हम वहां गए थे, विजिट किया और चेक किया, तो आप लोगों को दिखाते हैं। प्लीज दिखाएं। इस वक्त हम पहुंचे हैं एक्सपो सेंटर कराची में। जैसा कि ये बताया जा रहा है कि महकमा सिंध ने जो बच्चों की वैक्सीनेशन है उसका आगाज़ कर दिया है। बाकायदा तौर पर खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। 12 साल से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। यहाँ तक कि स्कूल्स में जाया जा रहा है इस मुहिम के तहत, और वहाँ जाकर तमाम बच्चों को वैक्सीन लगवाई जा रही है। लेकिन अगर स्कूल्स में आपके बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है, तब भी आप एक्सपो सेंटर में, यहाँ पर इस सेंटर में आ सकते हैं और आकर बच्चों की वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब चलते हैं अंदर और चलकर देखते हैं इस वक्त कितनी तादाद में बच्चों को वैक्सीन लग रही है। 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं, उनको अब तक कितनी वैक्सीन लग चुकी हैं और उसके वैक्सीन फिगर्स क्या बता रहे हैं? क्योंकि जो मुहिम शुरू की गई है स्कूल्स में जाने की भी, उसके अलावा भी बहुत सारी बड़ी तादाद ऐसी है बच्चों की जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इन सेंटर्स में लेकर आ रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले बताइएगा कि यहाँ पर जो वैक्सीन है वो कौन सी अवेलेबल है जो बच्चों को खासतौर पर 12 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को लगाई जा रही है? जैसे कि आप जानते हैं कि जो इस एज ग्रुप में 12 से 18 साल के लोगों को रिकमेंडेड डोजेज हैं, वो फाइजर वैक्सीन जो है, फाइजर की बायोनटेक वैक्सीन, उसकी अवेलेबिलिटी डेफिनेटली है। ठीक है। अच्छा, और सर यहाँ पर जो अब तक के बच्चे आए हैं, जितने बच्चे लाए जा चुके हैं, एक दिन में बता दें मुझे कि 24 आवर्स के क्या वैक्सीन फिगर्स हैं जो इस वक्त बताए जा रहे हैं, या इसके साथ अगर हम जिक्र कर लें कि अब तक कितनी परसेंटेज है जो कंप्लीट हो चुकी है, जो आपके अवेलेबल वैक्सीन फिगर्स हैं वो काइंडली हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तक जो है अबव 12 एंड अंडर 18 जो अब तक टोटल वैक्सीनेशन हुई हैं 54,502 अब तक हो चुकी हैं इस सेंटर में। ठीक है। और इस सेंटर के अलावा वैसे जो डेली बेसिस पे हो रही है उसमें कितनी तादाद आती है बच्चों की? थोड़ा सा आपको डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का जो डेटा है वो शेयर कर सकता हूँ। उसके हिसाब से जो मेरे पास इस वक्त फिगर्स आई हुई हैं उसमें अब तक जो इंस्ट्रूमेंट्स को स्कूल वैक्सीन में कवर किया गया है वो फर्स्ट डोज 29,566, ठीक है, सेकंड डोज 18,644, तो टोटल एक्यूमुलेटिव होता है ये हमारा तकरीबन 52,423 के करीब। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर थोड़ा मैं इस बात का भी जिक्र करूँ, जब बच्चे आते हैं तो उनको वैक्सीन लगाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इवन बड़े घबरा रहे होते हैं। जब बच्चे आते हैं तो उनको हैंडल करने के लिए यहाँ स्टाफ है कितना जेंटल रहता है, उनके एटीट्यूड के लिए खास तौर पर ट्रेनिंग की जाती है कि भाई बच्चों को बड़े तरीके से हैंडल करना है? वैक्सीन लगवाना मेरे ख्याल है बच्चों के लिए उतना मुश्किल काम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इंजेक्शन पे आ रहे होते हैं। कोविड वैक्सीन की जहाँ तक बात है तो शुरू में बड़ा फेयर था लोगों में, बड़ों में भी जब आपको याद हो बड़ा फेयर था कि नहीं पता नहीं क्या चीज़ हो रही है और क्या चीज़ लग रही है। अब क्योंकि लोग यूज्ड टू हो गए हैं तो मेरे ख्याल इतना कोई इशू नहीं है। स्टाफ जो हमारे पास एक्सपो में मौजूद है वो क्योंकि ट्रेन नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्कूल्स है, तो वैक्सीनेशन में कोई इशू नहीं है सर, कोई सा प्रॉब्लम नहीं हो रहा। फाइजर वैक्सीन बड़ी हैवी डोज है, लगवाने के बाद इसके कुछ आपको साइड इफेक्ट्स फील होते हैं 1-2 दिन तक, तो क्या ये बच्चों में भी फील हो रहे हैं ऐसे ही? देखें, किसी फीवर हो जाता है और डिफरेंट इस तरह के किसी भी वैक्सीन के लिए या किसी भी इंजेक्शन का जो हम लगाते हैं तो उससे कुछ ना कुछ इफेक्ट्स, पेन हो गया, थोड़ा सा फीवर हो गया, हर एक के साथ होते हैं। फाइजर वैक्सीन के हैवी होने का जहाँ तक ताल्लुक है कोई ऐसी हैवी वैक्सीन नहीं है ये।
क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अंडर 18 ईयर्स के लिए रिकमेंडेशन है वो है ही फाइजर की वैक्सीन। ठीक है, कोई और वैक्सीन अंडर 18 ईयर्स और अबव 12 का डेटा कोई और वैक्सीन लगा ही नहीं गई पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान नहीं। अब क्यों जारी बात है, हम WHO की रिकमेंडेशन फॉलो कर रहे हैं और ये मौजूद है। हम देख रहे हैं कि बहुत लंबी लाइन है जिसमें बिलो 18 जो यहाँ पर बच्चे हैं वो सब आ रहे हैं वैक्सीन करवाने के लिए, जैसा कि बताया जा रहा है बार बार। तो यहाँ पर हम बच्चों से बात भी करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस जो वो करने जा रहे हैं उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, आपका नाम क्या है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, रिवा मेरा नाम है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी आप वैक्सीन करवाने जा रही हैं तो ये पहली डोज़ है आपकी? जी जी। ठीक है, तो कोई खौफ, कोई इस तरह की बात की? क्योंकि अक्सर बच्चे सोचते हैं कि हमें वैक्सीन लगवानी है, अक्सर घबराते भी हैं, लगवाने से भी घबराते हैं कि उससे साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो जाएं, कुछ हमें फीवर ना हो जाए, कुछ ऐसा सोचा आपने? जी, पहले तो मुझे था कि कुछ हो सकता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मेरे कॉलेज में भी लगवा लिया है, तो मुझे इत्मीनान है कि अब सही है, अब लगवा सकते हैं। आप क्या सोच के लगवा रही हैं कि आपने वैक्सीन क्यों लगवानी है? इसलिए कि स्कूल वाले पाबंद कर रहे हैं या इसलिए कि आप समझती हैं कि कोविड से बचने का यही एक ज़रिया है? कोविड से बचने का भी मुझे लगता है कि अब यही एक ज़रिया है, और कॉलेज और उसमें भी स्ट्रिक्टनेस है कि कोविड की आपको क्या कहते हैं फॉलो करनी है SOPs को, तो इसलिए भी लगवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम पीछे भी चलते हैं और इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? सारा। सारा, अच्छा सारा, मुझे आप बताएं कि जिस तरीके से आप यहाँ पर आई हैं तो कोविड वैक्सीन लगवाने का कोई खौफ था, कोई डर था कि वैक्सीन लगवानी है, दर्द होगा ज़्यादा बहुत? पहले तो ये था कि कोई साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि हम लोग स्कूल गोइंग चाइल्ड्स हैं, तो कोई होगा तो अफोर्ड नहीं कर सकते लॉस, तो पहले ये था कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। अच्छा, और इसके बाद अक्सर होता है ना कि बच्चों में कि भाई हमने किसी के फोर्सफुली होने पर हम लगवा रहे हैं, फोर्स करने पर लगवा रहे हैं, हमारा अपना दिल नहीं कर रहा। ऐसा है कि स्कूल की तरफ से फोर्स किया जा रहा है कि जैसे कि आप खुद समझती हैं कि कोविड से बचने का अब यही एक जो है ना हमारे पास ऑप्शन है? नहीं, फोर्स तो कोई नहीं कर रहा, लगानी तो पड़ेगी वैक्सीन, यही एक तरीका है कि हम कोविड को रोक सकते हैं, और सबको लगानी चाहिए मेरे ख्याल से, क्यों वरना फिर कोविड तो ऐसे ही फैलता रहेगा। तो मेरे ख्याल से यही तरीका है रोकने का। कितनी तादाद में बच्चे आपके पास डेली आ रहे हैं? हमारे पास आते 200 से 300। तो आपसे एक क्यूबिक की बात कर रहे हैं या पूरे सेंटर की बात कर रहे हैं? पूरे सेंटर नहीं, एक क्यूबिक में आते हैं। एक क्यूबिक में 200-300 आ जाते हैं जिनको आप वैक्सीन लगा देते हैं? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर एक और बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। ठीक है, आपकी एज क्या है? 17। आप वैक्सीन लगवाने आए? जी। तो कोई ऐसा खौफ तो नहीं है कि यार वैक्सीन लगवाएंगे तो डर होता है कि भाई दर्द होगा थोड़ा बहुत या कोई साइड इफेक्ट्स ना हो? नहीं। ठीक है, तो आप इनको वैक्सीन लगाते हुए हम देख भी लेते हैं कि जो बच्चे मुसलसल यहाँ पर आ रहे हैं उनको वैक्सीन लग रही है। ये इन्होंने फाइजर वैक्सीन यहाँ पर निकाली है जो इनको निकाली जाएगी। इससे पहले आपने वैक्सीन अभी तक लगवाई है? ये सेकंड डोज है? सेकंड डोज है। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा है, बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, और ये प्रोसेस का मकसद ये है कि आप लोग यहाँ पर, अगर आप लोग के बच्चों को स्कूल्स में नहीं लग रही तो बच्चों को यहाँ लेकर आएँ और यहाँ पर उनकी वैक्सीन जो है वो मुकम्मल हो सके। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद आ रही है और वैक्सीन लगवाई जा रही है। तो आप सबके लिए भी यही हमारा मशवरा है कि अगर आप लोगों के बच्चों ने नहीं लगवाई तो फौरी तौर पर उनको वैक्सीनेशन सेंटर्स लेके जाएं और वैक्सीन लगवाएं। आज छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, शाहज़ेब अहमद और माया खान के साथ। और वक्त पे जाने से पहले हम कोविड की बढ़ते हुए नंबर से बात कर रहे थे, हम जो है बच्चों की वैक्सीन के बारे में बात कर रहे थे। और आज जब आपको दुनिया का गोल चक्कर दिलवाएंगे तो उसमें आज की जो पहली खबर है वो कुछ ऐसी ही है कि जिसका ताल्लुक जो है वो सीधा कोविड से है। N95 जो मास्क है शाहज़ेब, वो इससे जितना यूजफुल हमें पता था वो उससे ज्यादा कारआमद साबित हुआ है। तो कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल में चेहरे पर
मास्क पहनने से ना सिर्फ आपको बल्कि इर्द गिर्द अफराद को भी इस मोहलिक मर्ज से डेफिनेटली महफूज रख सकते हैं। ताहम मुख्तलिफ किस्म के मास्क की इफादियत मुख्तलिफ है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। एक नई स्टडी से ये पता चला है कि मास्क N95 जो है वो आपको कोरोना के दौरान मुतारिफ कराए गए जितने भी इस वक्त जो है 95 मास्क जो नंबर है वो तमाम मास्क से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस वक्त वो आपको कोविड से या कोरोना से बचने के लिए बहुत ज्यादा बेहतर जो है वो परफॉर्म कर सकता है। लेकिन 3 घंटे अगर आपको एक नॉर्मल मास्क आपको सेव कर सकता है, तो ये जो मास्क है आपको तकरीबन जो है 5 से 6 घंटे तक शाज़ेब N95 मास्क आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये 3 घंटे से ज़ायद का अगर आप N95 मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको N95 मास्क भी सही क्वालिटी का सही N95 मास्क मिलता है तो आप इस ओमिक्रॉन से बच सकते हैं। ओमिक्रॉन के लिए कहा यह जा रहा है स्टडी के मुताबिक कि ये आपको ओमिक्रॉन से बचा लेता है, बशर्ते कि आप मास्क पहने, जो कि शाज़ेब भर में बार बार आपको याद दिला रहे हैं। लेकिन अगर अगली फ्लाइट हमारी चलती है वो चलेगी जनाब, हम बताएंगे लुफ्थांसा एयरवेज के बारे में आपने सुना होगा, एक बड़ी बहुत ही मशहूर और पुरानी एयरलाइंस है। लेकिन उन्होंने अपनी पार्किंग को महफूज करने के लिए, पार्किंग कहाँ ऑब्वियसली जब जहाँ पर इनके जो एयरक्राफ्ट पार्क होते हैं एयरपोर्ट पे शाज़ेब, उन्होंने ये चीज बताई है कि जी यूरोपियन एक नया रूल निकला कि अगर आपने जितनी भी बड़ी एयरलाइंस हैं उनको अपनी जगह अगर महफूज रखनी है तो उनको रैंडम फ्लाइट्स करनी पड़ेंगी, जिसके नतीजे में क्या हुआ, लुफ्थांसा ने डर के कि भाई हमारी पार्किंग ना चली जाए, उन्होंने कम से कम जो है 18,000 परवाजें चलाई जिनमें पैसेंजर्स ना होने के बराबर थे। मतलब बगैर पैसेंजर्स के 18,000 परवाजें चलाई गई लुफ्थांसा एयरलाइंस की जानिब से। और जैसा कि ये कहा जा रहा है कि यूरोपीय कवानीन के तहत अगर फजाई कंपनियां अपनी जगह महफूज बनाना चाहती हैं तो उनको जरूरी है कि वो बड़े फजाई अड्डों पर आमतौर का सिलसिला जारी रखें। तो उस सिलसिले को जारी रखने के लिए उन्होंने 18,000 फ्लाइट्स उड़ाई, लेकिन जाहिर बात है जब मुसाफिर नहीं थे तो उनको नुकसान तो हुआ है। लेकिन अब इस पर ये मुतालबा भी किया जा रहा है और नजरसानी की अपील भी की जा रही है यूरोपीय यूनियन पर कि जो फजाई कवानीन है इन्हें चेंज किया जाए, इस पर दरखास्त दे दी गई है। क्योंकि 33,000 की जो है वो परवाजों की नंबर यानी कि 33,000 परवाजों की कमी आई है सारे टाइम में। तो ये तो बेसिकली पेट्रोल फ्यूल का भी ज़िया है, रिसोर्सेज का भी ज़िया है। और अगली जो हमारी वो फ्लाइट जा रही है वो जा रही है 400 फीट ऊपर और गहराई में भी। बिल्कुल, श्रीलंकन नजात ऑस्ट्रेलवी शहरी है जिन्होंने 400 फीट से गिराई गई जो गेंद है उसको कैच किया और कैच करके आलमी रिकॉर्ड बना दिया। 400 फुट से ऊपर से जब गेंद आ रही होगी तो वो तो यही हुआ जब 2019 में उन्होंने कोशिश की थी तो उनकी उंगली टूट गई थी बॉल लगने से, और उसके बाद दोबारा उन्होंने कोशिश की और इस बार वो रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो गए हैं। गिनीज रिकॉर्ड तोड़ने के ख्वाब उनका जो उन्होंने देखा था वो उनका आज ख्वाब पूरा हो चुका है। जबरदस्त। ओमान लेके चलते हैं आपको, और ओमान में तकरीबन आसारे कदीमा की टीम ने कितने साल पुराना पता है शाज़ेब गेम, बोर्ड गेम जो है वो डिस्कवर किया है? 4,000 साल पुराना बोर्ड गेम, 4,000 years old बोर्ड गेम। मतलब कैन यू इमेजिन, क्योंकि ये दरियाफ्त जो है पोलैंड की यूनिवर्सिटी और ओमान की वजारत बराए विरसा और सियाहत ने जो है किया है। माहिरीन के 2015 से इस खित्ते की तजुर्बा कर रहे हैं, बेसिकली वो पता कर रहे थे और जो है वो तमाम डिस्कवरीज होने की कोशिश हो रही थी। बट देन अगेन इस जो मुतादिद जितनी भी दरियाफ्तें हुई हैं इनमें ये सबसे ज्यादा जो है ये 4,000 पुराना बोर्ड गेम जो है मिला। कैसा गेम होगा, क्या खेलना होगा, किसी को नहीं आता। हाँ, अब अभी नई रिसर्च होगी ना कि खेलते कैसे ये गेम कैसे। पता चला कि किसी और कंपनी ने उस गेम को जो है ना वो बना दिया कि 4,000 साल पुराना ये गेम है और अब पाकिस्तान दुनिया में जो है वो खेला जाएगा और हम पाकिस्तान में भी खेल सकेंगे। देन अगेन ये एक कबले मसीह से ताल्लुक़ रखने वाला बोर्ड गेम है और अभी टीमों की तवज्जो इसके कांसी के दौर की बकियात पर है जिस पर हालिया दरियाफ्त जो है मस्कूरा बाला बोर्ड गेम की हुई है। और अब आपको लेके चलते हैं पाकिस्तान, और शाज़ेब हम अगली कहां पर जा रहे हैं? हम अगली बात करेंगे ऑनलाइन प्रेस सर्विस की। एक ऐसी सर्विस का आगाज किया गया है, एक मुनफरिद सर्विस का आगाज किया गया है जिसमें आप ऑनलाइन लोगों से दुआ करवा सकते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर उनको भेजा जा सकता है, यानी कि आप उनको पैसे पे करें वो आपके लिए जाकर दुआ करेंगे। खैर ये एक मुनफरिद सर्विस है और इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी ज़रूरत पेश क्यों आई या उनके जहन में क्या आइडिया था कि वो ये चाहते थे कि लोगों की जो दुआएं हैं वो पैसे लेकर पूरी की जाए। भाई हम तो फकीर लोग हैं, हम तो कहते हैं जहाँ अल्लाह के वली हैं वहाँ पर आप उस ज़मीन पर तो इजाज़त लेकर ही दाखिल होते हैं। ये सिलसिले कुछ और हैं, ये बातें कुछ और है, लेकिन ये काम करने वाले की जो सोच है उसको भी मैं कहती हूँ अल्लाह पाक की खास अता है कि आप अगर चाहते हैं, आप मुल्क से कहीं बाहर हैं और आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक, जैसे हम दाता दरबार की बात करते हैं, दाता साहब की बात करते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने इस सर्विस को शुरू किया है कि आप दुनिया में कहीं भी हों, आप अगर कोई दुआ करवाना चाहते हैं, आप खाना देना चाहते हैं, आप लंगर करवाना चाहते हैं, दाता आप ऑनलाइन पे कर दें, आप ऑनलाइन पे कर दें एंड वो आपको जो है वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आपके साथ रसीद शेयर कर लेंगे,
देखेंगे या आपको हो सकता है तस्वीर भी, लेकिन डिटेल्स वगैरह वही बता सकता है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है। तो यही हमारे साथ शो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं वलीद आफरीन साहब। वलीद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें पाकिस्तान में ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहता हूँ कि ये आइडिया आपको कब और कैसे आया और क्या वजूहत थी कि आपने ये सोचा कि दुआ के लिए या दीगर चीज़ों के लिए लोग मुझे ऑनलाइन पे कर दें और फिर मैं मुख्तलिफ जगहों पर जाकर खाना प्रोवाइड करना हो या कुछ और करना हो या दुआ करनी हो तो वो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने का। ये आइडिया इस तरह से आया कि जैसे कि आपने देखा कि एक गैप था कोविड के हवाले से अभी भी जो कि है, और स्पेशली ये सर्विस जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए थी। तो और ये यानी कि जो पाकिस्तान नहीं आ पाते या जो यहाँ से शख्स गया है पाकिस्तान से बाहर गया है और वहाँ पे उसकी जॉब लगी और वो चाहता है कि मन्नत के तौर पे वहाँ पे खाना तकसीम करे, तो बजाय इसके कि वो 2 साल बाद 4 साल बाद या 10 साल बाद पाकिस्तान वापस आए, वो अभी भी वहाँ रह के जो है अपनी मन्नत मुराद पूरी कर सकता है, दुआएं करवा सकता है यहाँ उधर बैठ के 7 समंदर पार से भी। तो ये एक अच्छी चीज़ है और इसका इनिशिएटिव, इसका आइडिया जो है बस एक आ गया बैठे बैठे, एक सर्विस एक लॉन्च हुई थी तो उस कैटेगरी में मैंने इसको सोचते हुए जो है ना इसको मैंने बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो वलीद साहब आपने आज हम दोनों की तरफ से सलाम अर्ज़ करना है इस वादे के साथ। मैं आपसे अगला सवाल करूंगी वो ये कि ऑब्वियसली जब आपने इसकी प्रमोशन की और ये आइडिया आपने कहा कि अचानक मुझे एक और आइडिया से इंस्पायर होकर आया है, ये आपको आइडिया दिया गया, भिजवाया गया, लेकिन ये इसके बाद कितने लोगों ने आपसे रब्ता किया और उसके बाद रिस्पॉन्स कैसा रहा? जी वलीद जी, इसके ऐड लगाने के जो मुझे 1 महीने बाद यूके से एक ऑर्डर आया था और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बिल्कुल 5 स्टार के साथ और बोनस टिप के साथ मैंने उसको डिलीवर किया। तो वो डिलीवर करने के बाद मेरी रैंकिंग मज़ीद बढ़ गई और जो है ना पूरी दुनिया भर से जो है ना इस वक्त मैं 17 से ज़ायद ऑर्डर कर चुका हूँ। और इसके अलावा भी जो है क्यूरीज़ बहुत सी आ रही हैं मुझे, अब मिडल ईस्ट से भी लोग करने लग गए मैसेजेस और तकरीबन जो है इसमें 80,000 जो है ना यूँ समझ लें कि 80,000 लोगों तक रीच जा चुकी है इसकी वर्ल्ड वाइड। अच्छा, ये भी साथ बताइएगा कि आप जो दुआ करवाते हैं उसमें जो है लोग जो आपको कह रहे हैं उसमें क्या रिक्वेस्ट होती है कि आप खाना भी दे दीजिएगा या बांटने का भी करते हैं, और उन लोगों को आप बताते कैसे हैं कि जी आपका ये हो गया? क्योंकि देखने वाले को होता है दूर बैठा है ओवरसीज, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ट्रस्ट लेवल भी एक होता है जो बिल्ड होते भी टाइम लगता है, बट देन अगेन वो कैसे वो आप उसको कनेक्ट कैसे करते हैं कि जी ये हो गया, ये तस्वीरें हैं, ये विजुअल्स हैं और उसमें खाना वगैरह भी शामिल होता है? जी बिल्कुल, इसमें मैंने 3 पैकेज बनाए हुए हैं। एक बेसिक है जिसमें दुआ है और मीडियम पैकेज में दुआ के साथ जो है अगर कोई चिराग वगैरह वहाँ अपने तो जलवाना चाहता है तो उनके बिहाफ पे वो हो जाता है, और एक जो डायमंड पैकेज है उसके अंदर लंगर वगैरह खाना भी तकसीम हो जाता है। अब ये जितना भी प्रोसेस है ये सारा जो है मैं वीडियो व्लॉग शूट करके अपना प्रॉपर ठीक है वो फिर उसको एडिट करके और कंपाइल करके ना एक वीडियो पैकेज की सूरत में उनको डिलीवर कर देता हूँ, जिससे उनको पता चल जाता है कि जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं उनका नाम लिया गया है, जो उनकी हाजात थी, जो ख्वाहिशात थी वो अल्लाह के हुजूर वहाँ पेश हुई हैं, तो वो फिर ज़रूर उसको देखते हैं और उनको अच्छा लगता है और वो फिर इस तरह से अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। अच्छा, इसमें वलीद आपके साथ कोई टीम में है या आप खुद जाते हैं, खुद दुआ भी करते हैं और वहाँ पर खाना तकसीम करना हो या कुछ भी करना हो तो आपके साथ कोई टीम मेंबर्स भी है या आप अकेले ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं, अभी टीम मेंबर्स नहीं है, मैं अभी अकेला ही हूँ, तो 1 मैन आर्मी के तौर पर अकेला ही मैं ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। वाह 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 वाह, अल्लाह के बंदे। वैसे ही आपके साथ अल्लाह की मखलूक़ें और भी होंगी, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। बस ये वाली बात है ना वलीद के ट्रस्ट लेवल बहुत मुश्किल से लोगों में डेवलप होता है, लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले ये लोगों के जहन में, क्योंकि शैतान ने वादा किया बहकाएगा, तो वो नेगेटिव वे में जाता है कि भाई पता नहीं कहीं पैसे ना बटोरने का कुछ हो, कोई काम ना हो, पता नहीं है कि नहीं। अगर आपके साथ लोगों का ट्रस्ट लेवल बन रहा है तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही अच्छा और नेक काम है। आप क्या समझते हैं कि लोग आपकी तरफ ट्रस्ट जो कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी वजह क्या है ट्रस्ट करने की? ट्रस्ट करने जा ये है कि लोग क्योंकि हम एज अ वहाँ पे चैट कर रहे होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और एज अ फेस वीडियो कॉल भी हम करके उनसे एक, क्योंकि उनको पता होता है कि आगे हम जिससे बात कर रहे हैं वो एक रोबोट नहीं है, वो एक इंसान है, और इंसान जब एक दूसरे से बात करता है तो एक दूसरे के ख्यालात जो है इजहारात देखते हैं तो ट्रस्ट आ जाता है और ये बनाना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए किसी का दिल जीतने के लिए, तो तभी वो आपको अपनी बातें बताते हैं और फिर जो है उस तरह से हम उसको लेके आगे चलते हैं।
तो वलीद, इसमें शेख को कैसे आप यकीनी बनाते हैं कि जो लोग आपको पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं या जो भी उनको सर्विसेज चाहिए, उसमें आप कैसे ख्याल रखते हैं कि हर चीज़ जो उसका हिसाब है, जो सब चीज़ें ऑनलाइन ट्रांसफ़र होने पैसे, वो सब एक तरीके से हों और उनके पास की श्योरिटी भी हो, उनके पास इसकी रिसीट भी हो, सब कुछ हो? जी, हम जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करते हैं वो एक थर्ड पार्टी है, तो ये सारी पेमेंट्स के मामलात वो खुद देखती हैं। तो हमारा काम जस्ट क्लाइंट को डील करना होता है, पेमेंट जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो प्रोसेस करके हमारे अकाउंट में आ जाती है। ग्रेट। अच्छा, ये बताइएगा वली, बस चंद सवाल हो गए आपसे माशाल्लाह, लेकिन एक अब आखिरी सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगी। वो वाली बात ये कि आपने कहा आपके साथ लोग भी कम हैं और आप सारी चीज़ें कर रहे हैं इस वक्त। बिज़नेस है, ज़ाहिर है, ऑब्वियसली आप अपनी प्रोडक्ट तो आप ज़ाहिर है बाहर से आउटसोर्स करते हैं, लेकिन सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं। आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या आप रखते हैं, रख रहे हैं, अच्छा है? आर यू मेकिंग एनी गुड मनी आउट ऑफ इट? क्या आप अपना जो है वो शेयर कर लेते हैं, या आप रेट्स जो होते हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क रखा हुआ है आपने जो अवेलेबिलिटी है, तो ज़रा सा अगर बताना चाहें तो, इफ़ यू आर कंफर्टेबल। जी बिल्कुल, इसमें प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मेरी जो अर्निंग है दूसरे रिसोर्सेज से कई ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने एक सोचा कि क्योंकि मैं दाता साहब मेरा आना जाना लगा रहता है, तो क्यों ना कि हम एक ऐसी सर्विस जारी करें जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी आसानी हो जाए, वो भी अपनी दुआएँ जो है यहाँ पे करवा सकें ईज़िली। तो ये एक बेसिकली जी ताकि वो करवा सके। तो मुझे ये बता। जी आप बोलें। अच्छा ठीक है, तो वलीद अब माशाल्लाह आपने कहा कि ये आप फी से बेला कर रहे हैं काम, ठीक है, इसका मतलब है आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो इस वक्त सवाल करने का मकसद था वो ये था कि पूरी दुनिया में इस वक्त आपको जो है वो ठीक ठाक जो है वो हर तरह से आपको फीडबैक आ रहा होगा, आपके बारे में लोग बात भी कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में आप वायरल हो चुके हैं और मशहूर हो चुके हैं और अब आप एक स्टार बन गए हैं। तो जरा आप ये बताएं कि ये जो हो रहा है और लोग जो अजीब अजीब बातें भी कर रहे हैं और आपको एक तरह से अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, ये दोनों मामला जो एक हो रहे हैं, आपने कभी इस तरह सोचा था इस तरह हो जाएगा आपके साथ? का निशाना ही बनाया जा रहा है सार्फिन की जानिब से। नहीं, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ऐड लगाने के एक मंथ तक मैं बिल्कुल ही जो समझ लें कि मुझे आइडिया भी नहीं था और ना मुझे पता था कि इस तरह से ये चीज़ वायरल हो जाएगी और मकबूल होगी। और एक नई इन्वेंशन है जो कि अब ऑनलाइन दुआ जो है पूरी दुनिया में जो है मुतारिफ हुई है। अब पाकिस्तानियों के लिए, मुस्लिम कम्यूनिटी के लिए बहुत आसान हो गया है कि अब वो ईज़िली कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में है तो वो अपनी मसरूफियात में अगर मस्त हैं, बिजी हैं, तो वो कहीं से भी करवा सकते हैं। तो वलीद, अच्छा वलीद, मुझे ये बताएं कि जब कोई दुआ आपसे आप चाहता है कि आप बाहर जाएं, आप दीगर इलाकों में जाएं और वहां जाकर दुआ मांगे, तो वो क्या आपको लिख के भेजते हैं कि हमें एग्जैक्टली यही दुआ चाहिए, या आप अपनी तरफ से बस जो आप खुद सोचते हैं समझते हैं आप वही दुआ कर देते हैं, या इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि जो दुआ उन्होंने भेजी है एग्जैक्टली वही दुआ की जाए? जी बिल्कुल, इसमें क्लाइंट से मैं अगर डिमांड कर देता हूँ, अगर वो लिख के दे दें अपने मसाइल, एक लिस्ट बना के बता दें, तो मैं वो एड्रेस कर देता हूँ। और अगर वो जस्ट नहीं बताते, वो एक टॉपिक दे देते कि जी मेरा ये मसला है, तो मैं फिर ख़ुद उसकी दुआ घर में बैठ के उसको प्रिपेयर करता हूँ। और अरबी दुआएं हैं साथ, वो भी पढ़ी जाती हैं। ये सारा एक पूरा होमवर्क होता है, तो प्रोसेस होता है इसको, मतलब ये एक ईजी नहीं है, तो ये ज़रा करना पड़ता है जाके। और ट्रैवल एक्सपेंस भी होते हैं जिस बिल्कुल भी ईजी नहीं है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मेरे घर से इजी नहीं है जी। तो लोग जो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो जाहिर सी बात है देग का खर्चा भी आता है बीच में, तो ये कॉस्टिंग पूरी निकाल के ही जो है निकाले गए खर्चे, तो उस हिसाब से ही चल रहा हूँ मैं। अच्छा ज़रा कॉस्टिंग पे बताएं ना, कितने, मतलब एक तो दुआ पैकेज है, एक कौन सा पैकेज है? डायमंड पैकेज है, और तीसरा पैकेज? हाँ, फर्स्ट है सिल्वर, सेकंड गोल्ड और थर्ड है डायमंड। तो सिल्वर पैकेज में वाह। अच्छा, तो सिल्वर, गोल्ड और डायमंड कितने कितने आए ऑर्डर, जरा बताएं तो सही ना हमें, मतलब मोस्टली दुनिया को बताएंगे। देखें हमारे वलीद भाई जी, मोस्टली मुझे सिल्वर पे ही आए हैं, जिसमें दुआ का लोग खसूसी तौर पे कहते हैं कि जी दुआ करवाई जाए, ठीक है। तो इस पे बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस आया है। तो उसके अलावा जो है अभी दूसरे पैकेजेस पे अभी ऑर्डर मुझे नहीं आए, लेकिन क्यूरीज मुझे जो है ना हर तरफ से आ रही हैं, लोग पूरी मालूमात लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि लोग इस तरह से लोगों में अवेयरनेस। अच्छा वलीद, आखिर में वलीद आखिर में ये बता दें कि आपकी अपनी तालीम किस हवाले से, आपने क्या पढ़ा लिखा है, उसके बाद आपने कैसे इस बिजनेस का स्टार्ट किया, मतलब आपकी अपनी जो प्रोफेशन है वो बेसिकली क्या है? सर मैं प्री इंजीनियरिंग FSC की हुई है मैंने, और इसके बाद फिर जो है मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक तो नहीं जा सका, लेकिन ये है कि फिर मैंने डिप्लोमास करके जो है IT की फील्ड में आ गया प्रॉपर, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह सीखी मैंने, और फिर इस तरह से इंटर्नशिप पे मैं बाहर दुबई से भी होकर आके। अच्छा वलीद, याद रखिएगा आपने हम सबके लिए दुआ करनी है दाता साहब की तरफ,
और सलाम अर्ज करना है, लाहौर आने की इजाजत भी लेनी है, और एक हम डायमंड पैकेज शाहजेब और मेरी तरफ से भी हम आपसे बुकिंग करा लेंगे आपसे कि आप हमारी तरफ से दुआ भी कर दीजिएगा। नहीं इंशाल्लाह दाता साहब ने बुलाया तो हम हाजिरी इंशाल्लाह देने जरूर हाजिर होंगे। अपना रखिएगा ख्याल, बहुत शुक्रिया वैसा, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वायरल हो रहे हैं आप, जबरदस्त लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तनकीद से फिक्र मत करिएगा, ऐसा तो होता है एंड पे होता ही मांगते रहे आराम से, आप दुआएं अपनी जारी रखें, फिक्र नहीं करनी, दाता साहब के बंदे आप टेंशन ना लें, रखें अपना ख्याल जी। वेरी गुड जबरदस्त। शाहजेब तो बड़ा सिल्वर गोल्ड एंड मतलब डायमंड पैकेज हो गया। खैर ऑनलाइन हर किस्म की सर्विसेज अब हमें मिल रही हैं। अब हम एक और काम करते हैं, प्लैटिनम ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल प्लैटिनम ब्रेक लें, फिर हम वापस आएंगे डायमंड के साथ। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बार फिर मस्त करने का बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं सवेरे पाकिस्तान शाहजेब अहमद और माया खान के साथ। और शाहजेब आपने, आई एम वेरी वेरी श्योर आप सब लोगों ने भी इस तरह की वीडियोस, मूवीज, सीरीज जरूर देखी होंगी जिसमें होटल्स को लेकर या शेफ्स को लेकर या उनके खाने के मयार को लेकर या उनके एनवायरनमेंट, उनके एम्बियंस, उनकी क्लेanलीनेस, उनकी सफाई, उनका रखने का, उनका बेसिकली ओवरऑल जो क्वालिटी है ना, उसको लेकर बहुत सारी मूवीज बनती हैं। और इस तरीके से शेफ्स या रेस्टोरेंट ओनर्स जो हैं या उनकी मैनेजमेंट, वो सालों सालों इंतजार करते हैं एक स्टार भी लेने के लिए, जो कि मिशेलिन स्टार कहलाता है। मिशेलिन स्टार जो है वो आपको पता नहीं कितनी, और आपको पता है किस तरह फूड क्रिटिक्स आते हैं, वो चुपके से आकर आपका फूड खाकर चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता, बिकॉज वो आने से पहले बताते नहीं है। वो आपकी सफाई, आपका खाना, आपकी क्वालिटी, आपकी सर्विस, आपका नाम, आपका कस्टमर सर्विस कैसी है, वो सब कुछ नोट कर कर उस पर फीडबैक देते हैं, एंड देन यू गेट लाइक मिशेलिन स्टार। इस तरीके से जो रेस्टोरेंट या होटल है उसका मयार बेहतर बनाया जाता है। और अब पाकिस्तान में भी ये मयार बेहतर हो सकेगा, क्योंकि अब बहुत जरूरी है कि हमारे तमाम होटल्स, हमारे तमाम रेस्टोरेंट्स, उसमें खाना अच्छा मिले, प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखा जाए, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को मीट किया जाए। इसी वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रेस्टोरेंट्स के लिए स्टार रेटिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। यानी कि उसके बाद तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स की आप बाकायदा रेटिंग देख सकेंगे और पता लग सकेगा कि वहां पर उसका खाना कैसा है, वहां पे हाइजीन कंडीशंस कैसी हैं और कितना रेटिंग उसको मिल चुकी है। बिल्कुल, अभी पायलट प्रोजेक्ट है और इसमें जो है 2 से 5 जो है वो जो शहर है वो शामिल होंगे, जिसमें 250 रेस्टोरेंट्स को शामिल किया गया है इनिशियली। फूड बिजनेस को खाने के मयार, जायके, और ये बड़ा अच्छा होगा, ये क्वालिटी, ये इनिशिएटिव इसलिए बहुत अच्छा होगा बिकॉज तो हम सारी दुनिया के साथ चल सकेंगे, उस लेवल पर आ सकेंगे, B लोगों को अच्छी सर्विस और फूड प्रोवाइड हो सकेगा, और 3 पाकिस्तान जो है उसकी वो ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा इजाफा होगा। आप पायलट प्रोजेक्ट का जिक्र कर रही हैं, तो ये पायलट प्रोजेक्ट बाकायदा कब से शुरू हो रहा है, इसी पर बात करने के लिए आज हमें सुबह सवेरे पाकिस्तान में ज्वाइन किया है चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी उमर तनवीर भट्ट साहब ने। बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। एक इनकलाबी कदम है, बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, इस तरीके से मयार बेहतर बनाया जाएगा होटल्स का और तमाम रेस्टोरेंट्स का। तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, इसका बाकायदा आगाज कब से हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दावत दी। और इस बड़े, ये जब से मैं चेयरमैन बना था पंजाब फूड अथॉरिटी का, मैंने ये 2 वजूहात की वजह से आइडिया कंसीव किया। नंबर 1, किसी भी जगह पे अगर रेस्टोरेंट में जाते थे तो किसी को नहीं पता होता था कि इस रेस्टोरेंट की रेटिंग क्या है, या इसमें खाना कैसा मिलेगा, या इसकी हाइजीन कैसी होगी। दूसरा, मैंने जिस भी रेस्टोरेंट में गया जिसको पंजाब फूड अथॉरिटी चेक करती थी, तो उसको हम प्यूनिटिव एक्शन एक तरफ था, और जब रिवॉर्ड देते थे तो मॉनेटरी टर्म्स में रिवॉर्ड दिया जाता था, 25,000 रुपये का एक चेक। तो मैंने कई रेस्टोरेंट ओनर्स को देखा कि वो इस रिवॉर्ड को अपनी दीवार के ऊपर एज सुवेनियर टांग लिया करते थे। तो वहाँ से मैं चूँकि बाहर का ये स्टार रेटिंग सिस्टम जो था उसको ऑलरेडी स्टडी किया हुआ था, तो देन वी शिफ्टेड टू अ डिफरेंट स्कीम कि हम क्यों ना इन रेस्टोरेंट ओनर्स को पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़रिए रिवॉर्ड सिस्टम को चेंज करें, उनको स्टार रेटिंग की तरफ लेके आएँ, ताकि हमारे जो कंज्यूमर है उनको भी पता चल सके कि जिस रेस्टोरेंट में वो जाएंगे वहाँ पे उनको कैसा खाना मिल रहा है। और दूसरा, जो हमारे रेस्टोरेंट ओनर्स हैं वो भी ज़रा प्राउड फील करेंगे कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने उनको क्या रेट किया है। तो इस सारी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने फिर ये स्टार रेटिंग प्रोजेक्ट जो इसको कंसीव किया।
और इसमें 250 रेस्टोरेंट्स हैं। इसमें जो इनिशियल जितने इश्यूज थे उनको हमने रिजॉल्व किया और अब अल्लाह के फजलो करम से हम इस सिचुएशन में आ चुके हैं कि इसका हम जो लॉन्चिंग है वो इंशाल्लाह CM उस्मान बुज़दार साहब या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ज़रिए हम इंशाल्लाह ताला इसकी लॉन्चिंग करेंगे। वी आर ऑल सेट, वी आर ऑल रेडी। हमने इसका सारा सिस्टम जो है उसको चेक कर लिया है और अब इंशाल्लाह ताला इसकी लॉन्चिंग डेट जो है बड़ी जल्दी अनाउंस कर देंगे हम। ज़बरदस्त। उमर साहब, एक चीज़ और भी, क्योंकि देखिए होटल्स के लिए एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ भी है, उनके बिज़नेस के लिए भी है और उनको एग्जैक्टली ये पता भी है कि अभी ऐसा कुछ होगा, लेकिन इसको मज़ीद एक्साइटिंग बनाने के लिए इनको इंसेंटिव क्या दिया जाएगा, साथ साथ उन्हें जो है वो किस तरीके से बाकायदा इस तरह बताया जाएगा कि भाई आपको इस तरह रेटिंग मिल सकती है, उसके लिए क्या प्लानिंग्स हैं? देखिए, हमने जो इनिशियल 250 रेस्टोरेंट्स हैं उनके साथ हमने मुतअद्दिद बार मुलाकातें की, उनको अपना पूरा सिस्टम समझाया। उनकी समझ में भी ये पूरी चीज़ आई क्योंकि तमाम रेस्टोरेंट ओनर्स जो थे इससे पहले उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था इस चीज़ को समझना कि ये कौन सी नई चीज़ है जो एज रिवॉर्ड सिस्टम आ रही है। हमारा बड़ी एक एक्टिव मीडिया प्रेजेंस है पंजाब फूड अथॉरिटी की, तो हमने उनको ये समझाया कि हमारे इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आपकी बाकायदा एडवर्टीजमेंट भी होगी, लोगों को पता चलेगा कि आज पंजाब फूड अथॉरिटी फलान रेस्टोरेंट में गई और उसको क्या रेट किया, और उससे लोगों के जहन में, क्योंकि अभी भी कहीं मतलब मैं खुद जब लाहौर में होता हूँ तो मैं गूगल के ऊपर रिव्यूज़ चेक कर रहा होता हूँ लोगों के, अगर इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना तो उसके रिव्यूज़ क्या हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने उनके साथ मुतअद्दिद बार मीटिंग्स की, उनको ये पूरा सिस्टम समझाया एंड देन दे एग्रीड टू इट। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इसमें आपको बेहतरी नजर आएगी आने वाले हर दिन में। अच्छा उमर साहब, यहाँ पर ये बताइएगा रेस्टोरेंट्स को रेट किस तरह से किया जाता है फूड अथॉरिटी की जानिब से, उसका पैमाना क्या है कि भाई इसको हमने इतनी रेटिंग देनी है, क्या क्या मयार चेक किए जाते हैं, जायका भी चेक किया जाता है, क्या कुछ चेक किया जाता है किसी रेस्टोरेंट का उसको रेटिंग देने के लिए? इसमें जो इनिशियल चेकलिस्ट है उसके मुताबिक उनकी हाइजीन है, उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ फूड है, उसमें वो क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं, इन सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं जी। अच्छा, यानी कि ये सब चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है उमर साहब कि अक्सर हम देख रहे हैं आजकल के शहरों में जो है एक 5 स्टार और ये 3 स्टार के हवाले से ज़रा सा इनकी जो प्राइसेस हैं उसमें बड़ा फ़र्क आता है, और 3 स्टार की जो है थोड़ी सी कम होंगी या 5 स्टार की थोड़ी ज़्यादा होंगी, और नहीं भी होंगी तो आजकल तो वैसे ही लोग अपनी जो है प्राइसेस ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन इस रेटिंग सिस्टम से क्या होटल्स के जो उनके फेयर्स हैं या उनके किराए हैं उनमें भी फ़र्क आएगा, डू यू थिंक? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका वैसे तो पंजाब फूड अथॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो ऑलरेडी रेस्टोरेंट्स जो इस वक्त पे हम देखते क्या हैं कि किसी आप अच्छी जगह पे जाते हैं जहाँ पे अच्छी एम्बियंस है, जहाँ पे अच्छा खाना है, उनके रेट्स वैसे ही हाई हैं, और जो एक छोटी जगह है जहाँ पे ढाबा वगैरह है उसके रेट्स कम हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी वजह से रेटिंग के ऊपर कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क पड़ेगा। मेरे ख्याल से पंजाब फूड अथॉरिटी से पहले सिर्फ प्यूनिटिव एक्शंस के ज़रिए करेक्शन ऑफ फूड कर रही थी, लेकिन अब इस चीज़ के आ जाने की वजह से एक अवेयरनेस सिस्टम इंक्रीज होगा जहाँ जी मैं बता रही थी कि इन रेटिंग्स की वजह से क्या इनकी प्राइसेस में कोई फ़र्क आएगा, मतलब द अदर वे अराउंड? मेरा नहीं ख्याल कि इसकी वजह से इनकी प्राइसेस में कोई फ़र्क आना चाहिए, क्योंकि ये रेटिंग्स जो है इनका बेसिक मकसद सिर्फ एक है, वो है रिवॉर्ड करना और लोगों को अवेयर करना कि कौन सा रेस्टोरेंट इस वक्त बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अच्छा वो सब यहाँ पर ये बताएं कि अगर कोई भी होटल या कोई भी रेस्टोरेंट जो है वो अगर मयार पर पूरा नहीं उतर रहा और उसकी रेटिंग कह लें कि बहुत कम है, तो क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जाएगा कि भैया आप लोग अपने आप को बेहतर करें, इससे बेहतरी लेके आएँ, खाने में भी, जायके में भी, साथ साथ आपका जो मयार है, जो सफाई है, इन सब चीज़ों में? देखिए, बेशक ये तो होना ही होना है। पंजाब फूड अथॉरिटी के पास जो प्यूनिटिव एक्शन लेने की एक एक्ट में हमारे पास गुंजाइश है वो तो रहेगी। ये तो सिर्फ एक रिवॉर्ड सिस्टम को हमने इम्प्रोवाइज किया है, जो इससे पहले मॉनेटरी टर्म्स में होता था, हमने उसको एक ले आए मीडिया से रिलेटेड उसमें, ताकि लोगों को पता चल सके कौन सा रेस्टोरेंट बेहतर। अगर कोई नहीं बेहतर परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली उसको हम प्यूनिटिव एक्शन तो उसके खिलाफ लेंगे, उसमें सीलिंग भी है, उसमें हमारे पास जुर्माना करने की भी गुंजाइश है, तो ये सारी चीज़ें तो साथ साथ चलेंगी। इसका उससे स्टार रेटिंग से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इफ़ अ रेस्टोरेंट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल तो उसको जुर्माना भी किया जाएगा और उसको बाकायदा उसके एक्शन लिया जाएगा। अच्छा
उमर साहब, ये चीज़ हमने देखी है, आई हैव ऑब्जर्व्ड, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि मूवीज़ में हमने देखा है, डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखा है, आर्टिकल्स में पढ़ा है कि एक मिशेलिन स्टार लेना जो है वो इतना डिफ़िकल्ट होता है, उसका मयार को जो है वो मैं कहती हूँ कंटिन्यू करना या उस पर परसिस्ट करना या उसको मैनेज करना कि आप एक क्वालिटी को बरकरार रख पाएँ और एक स्टार का आपको मिलना और फिर उस स्टार का आपके पास रहना, वो इतनी एक बड़ी इट्स अ बिग थिंग इंटरनेशनली। क्या यहाँ पर भी उसको इतना ही बड़ा और मैसिव और ह्यूज समझा जाएगा या बनाया जाएगा या उसको उसका इमेज क्रिएट किया जाएगा? बिकॉज इट शुड नॉट बी अ शॉर्ट वे और शॉर्टकट के अरे क्या है यार, थोड़े से पैसे दिए और एक स्टार ले लिया। यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। फिर इफ वी आर थिंकिंग टुवर्ड्स दैट, फिर वो उसका इतना ही डिफिकल्टी होना चाहिए कि एक स्टार मिलना और उसके ऊपर उसको फिर कंटिन्यू रखना उसको मयार को, तो वो एक कितना डिफिकल्ट होगा टास्क। जी अच्छा, जो प्रोसीजर बाहर मिशेलिन स्टार्स और ये दूसरी कंपनीज ने अडॉप्ट किए हैं, यहाँ भी उसके बैकग्राउंड में यही है। मिस्ट्री शॉपर्स हैं जो जाएंगे, जाके रेस्टोरेंट्स में खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट्स की ओवरऑल एम्बियंस, उनकी क्लीननेस, इन सारी चीज़ों को देखें। एक तो हमारी ऑपरेशन टीम होगी जो जाएगी और इन सारी चीज़ों को चेक करेगी। एक है मिस्ट्री शॉपर्स जो वहाँ पे जाएंगे, बैठेंगे, वो एक एक चीज़ को नोट करेंगे कि खाना किस तरह प्रेजेंट किया गया, खाना किस तरह दिया गया, उसका जायका क्या था, टेस्ट क्या था। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तब रेस्टोरेंट ओनर्स विल बी एबल टू गेन अ स्टार 1 और 2 और जैसे भी उसका रेटिंग का सिस्टम है। तो ये ऐसा नहीं है कि उनको आसानी से वो आएंगे और आके अप्लाई करेंगे और उनको पहले उसमें 3 स्टार दे दी जाएंगे, 4 स्टार दे दी जाएंगे, फिर उसमें डेफिनेटली रिव्यूज ऑफ पीपल विल मैटर एज वेल। तो ये भी उतना ही मुश्किल होगा स्टार लेना जितना बाहर मिशेलिन स्टार्स को लेना जो है मुश्किल काम है। इसके बैकग्राउंड में हमने तकरीबन साल इसके ऊपर मेहनत की है। थैंक यू। ठीक है, वो 2 साल मेहनत आपने की है जो अब रंग लेकर आ रही है। उमर तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले पाकिस्तान में, और जिस तरीके से अब ये स्टार्स वाला मामला शुरू हुआ है, अब आई होप के तमाम रेस्टोरेंट्स में बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया सर, अब आपने हमें शो में ज्वाइन किया। अब आगे चलकर हम बात करते हैं, जैसे कि हम प्रोग्राम के आगाज में बात कर रहे थे कोविड केसेस के हवाले से, और जब कोविड आया पाकिस्तान में खासतौर पर तो बहुत से फ्रंट लाइन वर्कर्स ने अपनी जानें दे दी और बहुत सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स डट के खड़े थे तमाम लोगों की मदद करने के लिए। हालांकि उनकी अपनी जिंदगी भी दाव पर लगी थी, उसके बावजूद वो पीछे नहीं हटे। उन सब ने बहुत साथ दिया, अवाम के साथ खड़े रहे। इवन वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से भी और सदर की जानिब से भी उनको अप्रिशिएट किया गया, उनको सलाम पेश किया गया। बट देन अगेन शाहजेब, बड़ा अफसोस होता है कि हमारे वो लोग जो ऑब्वियसली कहते हैं ना कि अल्लाह ने इन लोगों को मसीहा बना के भेजा है ज़मीन पर, और जिन्होंने इस तरह अप्रिसिएशन से वज़ीर पाकिस्तान ने नहीं, पूरी दुनिया जो है वो डॉक्टर्स, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, मैं कहती हूँ ये इनसे बड़ा गाजी कोई नहीं है जिन्होंने जो है अपनी खिदमात को जो है वो इस तरह जो है पेश किया, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर, और उन पर डंडे बरसा दिए गए। बिल्कुल, हमने कोयटा में मनाजिर देखे, ये जिस तरीके के मनाजिर थे कि वो मुतालबात के लिए आए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो जो भी मामला था, लेकिन उसके बाद तशद्दुद करना, उनको घसीट कर गाड़ी की तरफ लेकर जाना, डंडे बरसाना, और ये तसादुम के बाद हमें तमाम मनाजिर टेलीविजन स्क्रीन पर देखे, यकीनी तौर पर आप सबने भी देखे होंगे। तो ये जो जिंदगियां बचाने वाले लोग हैं उनको सड़कों पर निकलना क्यों पड़ रहा है, और आखिर उनको डंडे क्यों खाने पड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं उनको घसीटा जा रहा है। तो जो उनकी सारी कंट्रीब्यूशंस हैं हमें वो मद्देनजर रखनी चाहिए, और ऐसा रवैया उनके साथ नहीं इख्तियार करना चाहिए। किसी को भी हक हासिल नहीं है, हक ये हासिल नहीं है किस तरह किसी भी इंसान के साथ, और ये तो फिर डॉक्टर्स हैं। तो अगर मुजाहरा कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे शाहजेब, तो एहतजाज करना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा है। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सदर सिविल अस्पताल डॉक्टर रहीम खान बाबर साहब ने। रहीम खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सबसे पहले पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया है। सर, सबसे पहले तो बताइएगा ये क्या मामला, क्या और ये नौबत क्यों आई कि डंडे बरसाने पड़े और घसीटना पड़ा तमाम डॉक्टर्स को, पैरामेडिक स्टाफ को? जी बिल्कुल, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने का। उसके बाद थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं। हमारा जो यहाँ पे एहतजाज है बलूचिस्तान में डॉक्टर्स का, वो पिछले 3 माह से जो है वो जारी है। उससे पहले अमली एहतजाज नहीं था, एज सच हम जो है वो रोडों पे नहीं आए थे, हमने बायकॉट्स नहीं किए थे, हमने बाकायदा सेशंस रखे, हमने मीटिंग्स की। जो हमारे यहाँ पे सहूलियात जो नहीं है, जो सहूलियात का फुकदान है उसके हवाले से, मगर उसे बदकिस्मती से संजीदा नहीं लिया गया। उससे पहली जो हमारी गवर्नमेंट थी, हमारे जो जाम कमाल साहब हमारे वज़ीर आला थे, उसके सामने हमने चीज़ें रखी। फिर हम एक पॉइंट तक भी पहुँच गए, उन्होंने कहा कि आपकी सारी चीज़ें जो है वो वैलिड है। हमारी
हमारी चीज़ें क्या थी, हमारी ये थी कि आज भी हमारे कोयटा में जो सिविल अस्पताल है जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है। इस अस्पताल में आज भी हमारे कैथ लैब की मशीन जो है वो ख़राब है। 15 जुलाई से 15 जुलाई से टिल डेट आज तक ना कोई यहाँ पे एंजियोग्राफी हुई है, ना कोई एंजियोप्लास्टी हो सकी है। लोग कराची जाते हैं, लोग इस्लामाबाद जाते हैं, या लोग यहाँ पर जो है वो प्राइवेट की तरफ जाते हैं, मगर ये एंजियोग्राफी और आप चूँकि आपको पता है एंजियोप्लास्टी ये ट्रीटमेंट प्राइवेट में इतनी महंगी होती है कि लोग इसको जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस पर हम सरापा एहतजाज हुए, हमने बाकायदा जो मीटिंग्स की, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, मगर हमें संजीदा नहीं लिया गया। उसके बाद मजबूरन जो है हम रोडों पर आए। हमने जो है चूँकि हम एक जमहूरी माशरे में रहते हैं, जमहूरी माशरे में हमने जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि भाई यहाँ पे लोगों को ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे चूँकि हमारा एक ऐसा सूबा है, यहाँ पे लोग पसमानदा है, वो एक डॉक्टर को जो ओपीडी में चाहे बैठा हो, चाहे वो वार्ड में हो, वो उसे सब कुछ समझते हैं। चाहे अस्पताल में सहूलियात ना हो तो भी हमारा गिरबान पकड़ा जाता है, चाहे यहाँ पे मेडिसिन ना हो तो भी हमें जो है वो मुरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। तो हमने उसके लिए एक पुरअमन एहतजाज किया। हम गए, हमने यहाँ पे हमारा एक चौक है कोयटा में, हमने वहाँ पे धरना दे दिया। अब उसके बाद धरने के बाद हमें उसके चूँकि उसका हिस्सा था, रात को 2:30 बजे हमारे धरने के ऊपर रेड हुआ। हमें जो है रात को जो है एक जो हम कहेंगे अगवानुमा हमारी गिरफ्तारियाँ हुई। हमें रात के 2:30 बजे उठाया गया, थाने ले जाया गया, तशद्दुद करने के बाद, मारपीट के बाद, फिर उसके बाद हमें जेल मुंतकिल किया गया। 1 महीना हमने जेलों में गुजारा। हमारे 19 जो है हमारे दोस्त थे, हमारे उहदेदारान थे, सारे डॉक्टर्स और हमारे साथ पैरामेडिक्स के दोस्त थे। हमने 30 दिन जो है कोयटा के हमारे डिस्ट्रिक्ट जेल में गुजारे। 30 दिन बाकायदा पेशी होती रही है। हम डॉक्टर साहब यहाँ पर ये जरूर बताइएगा कि जिस तरीके से चार्ज हुआ, तसादुम हुआ, डंडे बरसाए गए, घसीटा गया, तो क्या इससे कबल कोई आप लोगों की बातचीत हुई? हुकूमती नुमाइंदों से कोई राब्ता हुआ था, कोई टेलीफोनिक राब्ता हुआ, या कोई नुमाइंदा आप लोगों के पास आया हो, कोई बातचीत हुई हो, उसके बाद ये सब कुछ हुआ, या कुछ भी नहीं हुआ, बस डायरेक्ट रेड हुई? जी बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। उसके बाद जब उन्होंने एफआईआर हमारे विड्रॉ किया, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कमेटी है, मुज़ाकरात करेंगे। कमेटी बनी उनकी, कमेटी बिल्कुल उन्होंने बनाई, हम कहेंगे बराएनाम कमेटी बनाई। बराएनाम कमेटी इस वजह से जिस दिन कमेटी मीटिंग्स रखती थी बशमूल हमारे जो मिनिस्टर है हेल्थ के, तो वो खुद कमेटी में जो है नहीं होते थे। हम जब जाते थे कमेटी के मीटिंग के टाइम पे कहते थे कि मिनिस्टर साहब तो नहीं है, ग्वादर चले गए, फलाने MPA साहब नहीं है, वो दालबंदी चले गए, फलाने जो है वो जो है यहाँ पे नहीं है, वो उसका मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा। फिर हम वापस आते थे, फिर हम अपने जो है अपने कैंप में बैठते थे। उसके बाद हमारी जो हम पे तशद्दुद हुआ है कल, इस तशद्दुद से पहले हमने 2 हफ्ते तक हमने अपने कैंप के बाहर एहतजाज के बावजूद हमने वहाँ OPDs की, तमाम स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स जो है वो हमने अपने बिल्कुल, बेशक हमने OPD की बिल्डिंग में OPD से बाइकाट का ऐलान किया था, मगर हमने कैंप में OPDs की। उसके बाद जो OPDs कर रहे थे उनको कल घसीटा गया, उनके सर फाड़े गए। उनमें जो है हमारे तकरीबन 5 आपके मीडिया के दोस्तों ने देखा, सारे उन्होंने देखा कि ट्रामा सेंटर में हमारे लोग एडमिट रहे हैं। हमारे 5 लोग, उनको किसी को सर पे चोटें आई है, दिस इज अनबिलीवेबल। बिल्कुल डॉक्टर रहीम खान बाबर साहब, हम इस बात की आपके साथ बिल्कुल मजम्मत करते हैं वाकई में कि फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ जो वाकई अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए और जिस तरीके से उन्होंने काम किया, और डॉक्टर्स के साथ, इंसानों के साथ इस तरह का सलूक बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है, और हर किसी भी सूरत जो है इसको हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। कोयटा में फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ एक बहुत ही इनह्यूमन जो है वो एक्ट देखने में आया, और शाहजेब ने से सवाल किया कि बताया उन्होंने कि 30 दिन तक, 1 महीने तक वो हिरासत में रहे। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो कि अब आइंदा कभी भी नहीं होना चाहिए। देखिए, गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ डेफिनेटली इंसान कर सकता है, लेकिन शाहजेब कहते हैं ना कि इंसान ही गलती करेगा, इंसान ही गलती का पुतला है। बट देन अगेन, गलतियाँ रिपीट नहीं करनी चाहिए। ये गलती थी, ये जुल्म था, ये रिपीट नहीं होना, ये जुल्म था। और जैसा कि आप माया जिक्र कर रही हैं कि हम फ्रंट लाइन वर्कर्स का जिक्र करते हैं, और हमने शुरू में आगाज में ये भी कहा कि हुकूमत की जानिब से बहुत उनको सराहा गया। इवन दुनिया भर में इस बात को जो है वो यकीनी बनाया गया कि उनको सलाम पेश किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए जिस तरीके से उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ निभाई हैं। कई घंटे तक बगैर किसी ब्रेक के डॉक्टर्स जो हैं और पैरामेडिक स्टाफ जो हैं, नर्सेज जो हैं, वो हॉस्पिटल्स के अंदर रहते थे, और तमाम मरीजों के बीच में जो कि कोविड पेशेंट्स होते थे उनके बीच में रहकर ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो इस सब चीज़ों के बाद हमें
एटलीस्ट ये ज़रूर देखना चाहिए कि इन तमाम फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ किसी किस्म का जो गलत रवैया है वो इख्तियार ना किया जाए या गलत बर्ताव ना किया जाए, बिल्कुल ना किया जाए। और जाते जाते हम एक बात फिर आप लोगों से प्लीज़ बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं कि कोविड की सिचुएशन सिंध में और कराची में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल कीजिए, डिस्टेंस रखिए, सोशल डिस्टेंस रखिए। गैर ज़रूरी जगहों पर जहाँ ज़रूरी नहीं है दवा के लिए जाइए, जो ज़रूरी है वहाँ जाइए। ऐसा नहीं है कि आपके ना जाने से कोई शादी रुक जाएगी, लेकिन देन अगेन आप अगर ख्याल रखेंगे तो सिर्फ अपना नहीं दूसरों का भी है। शाजिब को और माया को कल तक के लिए दीजिए इजाज़त, रखिएगा अपना ख्याल। इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।